रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने करना है कुछ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रह गए थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये हमने प्रीवियस वीक हमने स्टार्ट किया था और कल के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हमने फर्दर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इसको कंप्लीट करना है क्वेश्चंस को। और साथ साथ में एक टॉपिक हमने आज और स्टार्ट करना है, रिलायबिलिटी, जो कि बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा था, बीच में मैंने एक स्किप किया था, क्वेश्चन 10 किया था हमने, क्वेश्चन 9 रह गया था। A card is drawn at random from a deck of ordinary playing cards. Using the multiplication law, find the probability that it is a diamond, a face card, or a king. जी क्या करेंगे इसमें? हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें डायमंड, फेस कार्ड और अ किंग। तो बेसिकली ये यहाँ पे यूनियन यूज होगी, एडिशन लॉ यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ फर्दर हम इसको यूज करेंगे जब क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन। और इसके लिए अगर हम सपोज करें कि ए इज कार्ड drawn is diamond, B is card drawn is face card, C is card drawn is a king। ये तीन इवेंट्स हमने सपोज करनी है और जो हमने फाइंड करने हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी हम फाइंड करेंगे और ये इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जी यही होता है जी, इसके इक्वल है। ये कुछ फर्दर भी आएगा मैम, इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन क्यों माइनस करेंगे? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ये सिर्फ उस केस के लिए कि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, क्योंकि फेस कार्ड कंटेन करता है डायमंड में इन दोनों की इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से किंग में, डायमंड में भी किंग है और फेस कार्ड में भी किंग है, तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। तो इसलिए हम इन के साथ माइनस करेंगे, प्लस नहीं बल्कि माइनस, और प्लस करेंगे इन तीनों की इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये काम हमने करना है और ये सब चीजें जो है हम फाइंड करते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ डायमंड कार्ड, क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी? 13 over 52. There are 13 diamond cards and total cards are 52. What is the probability of a face card? There are 3 face card in each suit and there are 4 suits, so there are 12 Over. over 52. Yes, thank you. और probability of a king, उसकी क्या है probability? 4. There are 4 kings, तो 4 over 52। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज। इंटरसेक्शन में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B विच इज इक्वल टू, इवेंट्स आपके पास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट है इवेंट्स। मैम एक कार्ड ड्रॉ हो रहा है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर मैं एक डायमंड कार्ड, ये देखें, ये पहले हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
B given that A has occurred. आप ये देखें कि अगर मैं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, फेस कार्ड ड्रॉ करूं और मुझे गिवन हो कि डायमंड कार्ड निकलेगा, तो फिर क्या इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज आएगी या वही रहेगी कि मैं एक सिंपल निकालूं, फेस कार्ड निकालूं? सिंपल फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी मेरे पास होगी 12/52, और अगर मैं एक, मुझे ये गिवन हो कि ये डायमंड कार्ड है, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/13। ठीक है, इस केस पे सेम आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो। तो इसको हम एज अ डिपेंडेंट इवेंट्स ही, अगर हमें कंफ्यूजन हो तो फिर भी हम एज अ डिपेंडेंट ही इसको मेंशन करेंगे। ओके, यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड इज 13/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड गिवन दैट इट इज अ डायमंड कार्ड। ठीक है, डायमंड में से फेस कार्ड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? डायमंड गिवन हो और उसमें से आपने फेस कार्ड निकालना है। डायमंड में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 ओवर 3/13। ठीक है, 3/13 आ रहा है, और ये मेरे पास फिर इक्वल हो जाएगा 3/52 के, राइट। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection C, which is equal to probability of A times probability of C given that A has occurred. Probability of A हमने फाइंड की है, which is 13/52, और probability of a king given that it is a diamond card. Probability of a king given that is a diamond card. जी, डायमंड मैम कार्ड 1/13 और उसमें से किंग 1/, 1/, क्या होगा? 13 1/13. So this comes out to be 1/52. और इसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B intersection C is equal to probability of B times probability of C given that B has occurred. ये किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके इक्वल है? हमने फाइंड किया है 12/52 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग गिवन दैट इट इज अ फेस कार्ड। किंग में से फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, मैम 4/12 फेस कार्ड में से किंग की प्रोबेबिलिटी, कितने फेस कार्ड है टोटल? मैम 4/12 हाँ, 4 किंग होंगे और 12, 4/12। ये डिफरेंट आ रही है ना, कि वही आ रही है? बी की तो वही आई थी, इसकी सेम वही आ रही है। तो ये मेरे पास हो गया 4/52। इसके बाद नेक्स्ट है probability of A intersection B intersection C, which is equal to probability of A into probability of B given that A has occurred, probability of C given that both A and B has occurred. जी, probability of A क्या है? वो तो हमारे पास है 13/52, probability of B given that A has occurred 3/13 3/13, probability of C given that both A and B have occurred. फेस कार्ड और डायमंड में से किंग की प्रोबेबिलिटी, आपको ये पता हो कि डायमंड का फेस कार्ड होगा, उसमें से किंग 1/3। ठीक है, तो डायमंड के फेस कार्ड आपके पास 3 होते हैं और उसमें से किंग 1 होगा, तो 1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 लिखना है। तो ये हो गया 1/52। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं आपके पास, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज फिर आपने यहाँ पुट करनी है इसमें, और इसको फिर फाइंड कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, और आंसर आपका जो आएगा इस केस में वो आएगा 22/52। ठीक है, ये आना चाहिए आंसर।
0.423। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ हमने कहाँ यूज किया है? यहाँ पे। इसको हम वैसे कैसे कर सकते हैं? अगर हम मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज ना करें तो हम कैसे इसको अंदाजे सॉल्व से। करेंगे? अंदाजे से हम ऐसे करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला होगा अगर मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज ना करें इंटरसेक्शन के लिए। नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी डायमंड और फेस कार्ड में से कितने बनेंगे, इनकी इंटरसेक्शन क्या बनेगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डायमंड और फेस कार्ड की इंटरसेक्शन क्या बनती है? 3 और टोटल 4 कार्ड्स सॉरी है आपके पास 52। डायमंड फेस कार्ड तो 3 होते हैं ना, डायमंड के अंदर फेस कार्ड तो 3 हाँ है ना, ठीक ठीक यस यस ठीक है ना। तो ये आप डायरेक्टली यूं कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि मल्टीप्लिकेशन लॉ नहीं लगाना, तो फिर आप इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरसेक्शन सी की निकाल देंगे, बी इंटरसेक्शन सी के निकालेंगे। लेकिन अगर आपको ये कहा गया कि मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज करना है, तो फिर आप ये मेथड यूज नहीं करेंगे, बल्कि फिर आप मल्टीप्लिकेशन लॉ ही यूज करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन लॉ में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इवन डिपेंडेंट्स है या इंडिपेंडेंट्स है, तो फिर आप डिपेंडेंट ही यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट बेसिकली मोर जनरल है। इंडिपेंडेंट तो उसका स्पेशल केस आ जाता है ना। आप यहाँ पे यही चीज यूज करेंगे। और अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी हुए तो फिर आपका फार्मूला फिर भी ये वर्क करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इनको इंडिपेंडेंटली लेते हैं तो फिर आपको इसमें मसला हो सकता है। ठीक है जी। मैम मैम जी जी जी। हाँ, एक बात समझ नहीं आई। हम ये कार्ड्स वगैरह के बारे में क्यों पढ़ते रहते हैं? इसकी क्या हम एप्लीकेशन होगी रियल लाइफ में? हमने कौन सा कार्ड्स खेलते रहना है? कार्ड्स तो आपने नहीं खेला, लेकिन ये सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। आपने जो करना है काम, वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा करवाया था ये क्वेश्चन। अदरवाइज ये भी है आपका, हमने कौन सा किसी कंपनी में जाना है तो टेलीविजन सेट चेक करना है। ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बाकी रिलायबिलिटी भी हम करेंगे, जो कि इसकी एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी की। तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रोबेबिलिटी को, तो हम रिलायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कितना रिलायबल है। ठीक है, ठीक है। रिजवान, ओके मैम। ओके मैम। रिजवान ही है ना आपका नाम? जी मैम। जी। तो एतराज तो नहीं है अब आपको? पहले आपको ये एतराज भी था कि क्वेश्चन आसान है। अब क्वेश्चन आसान लग रहे हैं कि अब ठीक हो गए हैं, मुश्किल हो गए हैं? नहीं मैम, वो कल वाला लेक्चर गलती से मिस हो गया ना, इस वजह से अब थोड़ा सा मसला हो रहा है। अच्छा, कल वाले लेक्चर का इतना लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन तो हमने किए नहीं कोई मसला नहीं मैम, हो जाएगा। थे। लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है। Okay, जी. The table provides an example of 400 parts classified by surface flaws and as functionally defective. ठीक है, और ये हमारे पास 400 पार्ट्स हैं, जिनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सरफेस फ्लॉज के लिहाज से और डिफेक्टिव के लिहाज से। सरफेस फ्लॉज का जो इवेंट है, इट इज डिनोटेड बाय एफ, और डिफेक्टिव का इवेंट हम इसको डी से डिनोट करें। ठीक है, ये बेसिकली पर्पस ये है कि आपको जरा टेबल से भी फेमिलियर हो जाए कि अगर आपको टेबल में नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन है या आइटम्स गिवन है या आउटकम्स गिवन है, तो उसको आपने कैसे डील करना है। तो यहाँ पे मेरे पास है जी, ये एफ है। तो ये क्या होगा फिर? नो का क्या मतलब है? नो सरफेस फ्लॉज। तो ये एफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये मेरे पास इवन डी है, तो नो का मतलब है कि ये डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नो डिफेक्ट। और कितने पार्ट्स में मेरे पास, कितने पार्ट्स हैव सरफेस फ्लॉज? वो ये दो पार्ट्स हैं, 10 + 30 कितना हो जाएगा? 40। और इसी तरीके से कितने पार्ट्स में देयर इज नो सरफेस फ्लॉज? तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये कितना मेरे पास बन जाएगा? 360।
इसी तरीके से कितने पार्ट्स में डिफेक्ट है, यानी इसको हम डी से डिनोट करेंगे, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे विच इज 28, और कितने पार्ट्स में डिफेक्ट नहीं है विच इज इक्वल टू 372। ठीक है, और इससे हम इन दोनों को ऐड करें दोनों साइड से, कॉलम वाइज या रो वाइज, तो हमारे पास 400 आना चाहिए। तो यहाँ से भी 400 आ रहा है और इधर से भी 400 ही आ रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, 10 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज 10? 10 is D intersection F. What is 18? 18 the number of outcomes in D intersection F complement. D complement intersection F. और ये क्या है, D complement intersection F complement। अगर आपने ये टेबल रीड कर लिया है फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको फार्मूलाज आना चाहिए, और फार्मूलाज हैं F given that D has occurred is equal to probability of F intersection D over probability of D। ठीक है, ये वैल्यूज आप यहाँ से पुट करेंगे। F इंटरसेक्शन D क्या है मेरे पास, ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 over 400 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D क्या है, D कहाँ पे है, कितने के इक्वल है D जी, ये है 28 over 400। So my answer is 5 over 14, right? This is my answer। इस तरीके से इसका अगर हम सेकंड पार्ट करें तो वो भी आप कर लेंगे, is equal to probability of D intersection F over probability of F। तो ये भी आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, बेसिकली नंबर ऑफ आउटकम से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, ये भी यूनियन का फार्मूला एडिशन लॉ इसमें यूज करेंगे। ओके, हो जाएगा ये भी। चले आगे चलते हैं, फिर ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Box A contains 5 green and 7 red balls. Box B contains 3 green, 3 red and 6 yellow balls. A box is selected at random and a ball is drawn at random from it. What is the probability that the ball drawn is green? जी क्या है हमारे पास, basically this experiment consists of 2 parts। पहला पार्ट क्या है, ये 2 स्टेजेस है। पहली स्टेज क्या है, बॉक्स सिलेक्ट, पहली स्टेज क्या है, मैम बॉक्स सिलेक्ट किया जाता है, बॉक्स सेलेक्ट किया जाता है। और दूसरी स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में बॉल। बॉल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले बॉक्स सिलेक्ट होगा और फिर, और बॉक्सेस को सिलेक्ट करने के की हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, बॉक्स ए और बॉक्स बी, 2 ऑप्शंस है। तो बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की 0.5 0.5 0.5 यानी 1/2 1/2। और बॉक्स ए में हमारे पास है फिर सिलेक्शन की, बॉल सिलेक्शन की, ग्रीन जो कि है 5 और रेड जो कि है 7। और बॉक्स बी में हमारे पास है ग्रीन जो कि है 3, रेड जो कि है 3 और येलो जो कि है 6। ठीक है जी, ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर ए बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है तो ये क्या हो जाएगी 5/12 और ये 7/12। दोनों को कंबाइन करें, दोनों ब्रांचेस को, तो 1 आना चाहिए। इस तरीके से इन दोनों ब्रांचेस को कंबाइन करें तो 1 आना चाहिए। ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/12, रेड बॉल की भी 3/12 और येलो की है 6/12, प्रोवाइडेड के बी बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। और इन सबको ऐड करें, इन तीनों ब्रांचेस को बॉक्स बी की, तो फिर आपके पास 12 आना चाहिए, 12/12 यानी कि 1 आना चाहिए। ओके जी, अब मैंने सेलेक्ट कर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। ग्रीन कलर कहाँ नजर आ रहा है मुझे, ये है ग्रीन कलर और ये है ग्रीन कलर। और इस तक जाने के रास्ते कौन से हैं, हाउ मेनी वेज, दिस वाया ए,
बरास्ता ए, और ये बरास्ता बी। 1/24 + 3/24। 1/, नहीं ये 1 तो नहीं है यहाँ पे, 24 तो नहीं आएगा, वो तो 5/12 है। बेसिकली आपने 5/24 आपने ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये देखो ये इवेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पूरी ब्रांच है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, नजर आ रहा है आपको ये पेन का साइन? यस मैम। ये कहाँ से कहाँ तक, ये इस पूरे इवेंट को क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन जी। और इस इवेंट को क्या कहेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। तो ग्रीन बाल की प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 वेज में हो सकता है, ए इंटरसेक्शन जी या बी इंटरसेक्शन जी, दोनों को मिला के बॉक्स ए सिलेक्ट करें, उसमें से ग्रीन बॉल निकालें, या बॉक्स बी सिलेक्ट करें, उसमें से ग्रीन बॉल निकालें। यही है ना? और आएगा इनके दरमियान, एंड, और नहीं आएगा। और दोनों के दरमियान यहाँ आ रहा है कि बॉक्स ए सिलेक्ट करें और उसमें से ग्रीन बॉल हम ड्रॉ करें, या बॉक्स बी सिलेक्ट करें और उसमें से ग्रीन बॉल सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ये सारा मैंने वर्बली इसको लिख दिया है। चूंकि दोनों के दरमियान यूनियन है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी, राइट? प्रोबेबिलिटीज दोनों की ऐड होंगी, और इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी given that A has occurred, plus probability of B into probability of G given that B has occurred। ठीक है, probability of A क्या है? 1/2। probability of green given that A has occurred, you have selected box A, तो उसमें से ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/12 प्लस बॉक्स बी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी क्या है ग्रीन बॉल की given that the box B has selected, which is 3/12। तो बेसिकली ये आपके पास जो चीज आई है 1/12, 5/12, ये आपने इन दोनों ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया है, और ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये आपने 3/12 को 1/12 से किया है, यानी आपके पास 2 रास्ते हैं जाने के। तो इन दोनों ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और दूसरा रास्ता ये है तो इसमें प्लस करेंगे दूसरे वे की इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटीज को, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट को। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 8/24 एंड 8/24 इज 1/3। जी किसी को कोई इशू इसमें? किसी को इशू नहीं है? क्या बात है, आज लेक्चर नहीं सुन रहे आप लोग? हम टू बस इजी। अटेंडेंस के लिए आ गए हैं, और अटेंडेंस के लिए जो है वो टेक्स्ट भी करने शुरू कर दिए हैं। जी आसान था इसलिए समझ आ गई है। बहुत चलो जी, एक आसान था। आसान सवाल मैंने आपके लिए ये छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 13, और ये आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है और आपने फाइंड करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। ठीक है, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, अब प्रेजेंट भी सारे कहने शुरू हो गए। मैं आज डाउनलोड करूंगी आपकी लिस्ट में, देखती हूँ कौन कितने बजे एंटर हुआ है, कौन कितने बजे किसी ने लीव कर दी है, पता चले मुझे। ठीक है, तो आज आपकी मैं एंड पे आपकी डाउनलोड करूंगी अटेंडेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। A bag contains 10 white and 3 black balls. Another bag contains 3 white and 5 black balls. 2 balls are transferred from the first bag and placed in the second, and then 1 ball is taken from the later. What is the probability that it is a white ball? जी, अब ये हम 13/21 आसान है। क्या है, पहले से पता चल गया आपको? यस मैम। कैसे, कितना आपने जो है कॉम्प्लिकेटेड फटाफट कर लिया?
मैम देखें जब इनको एक बैग में इकट्ठा किया तो मैम टोटल व्हाइट बॉल और टोटल ब्लैक इकट्ठा बॉल्स नहीं आ गई। किया, इकट्ठा नहीं किया ना। मैम वो लिखा हुआ है 2 balls आर ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग में दो प्लेस्ड इन द बॉल सेकंड। ट्रांसफर की ना, 2 बॉल ट्रांसफर की, सारी तो अच्छा नहीं की अच्छा, ना ट्रांसफर। हाँ सॉरी मैम, पढ़ने में गलती हो गई। जी, ये जल्दी आपने कर लिया फिर। अब बताएं। क्या होगा इसमें? मिस आपकी तबीयत सही है? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा मेरा ना इश्यूज कुछ आ रहे हैं। मैं हीटर लगा के बैठी हुई हूँ, ऐसे भी तो आवाज आ रही होगी। चले क्वेश्चन कर लें पहले, तो ठीक थी, अभी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। ओके, ये बैग 1 है। बैग 1 में 10 व्हाइट बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। और बैग 2 में है मेरे पास 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट के 2 पार्ट्स हैं, 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में क्या करना है? जी, आवाज बहुत कम आ रही है। फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में बॉल। जी बिल्कुल, ये शहरियार बात कर रहे हैं। यस मैम। बैग 1 से बैग 2 में हमने 2 बॉल्स ट्रांसफर किए, 2 बॉल, सारे बॉल्स नहीं किए। और दूसरी स्टेज क्या है कि फिर हमने बैग 2 से 1 बॉल ड्रॉ किया और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 2 बॉल्स, यानी 2 एक्सपेरिमेंट के 2 पार्ट्स हैं, या 2 एक्सपेरिमेंट कह लें। तो 2 बॉल्स जो हमने, पहला ये है कि 2 बॉल्स ट्रांसफर किए फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। और दूसरी स्टेज ये है कि हमने बैग 2 में से 1 बॉल ड्रॉ किया, राइट। तो हमने अब इसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो पहला पार्ट अभी हम करते हैं, और जरा देखें कि ये पहला पार्ट जो है, पहली स्टेज जो है, इसमें 2 बॉल्स ट्रांसफर करने हैं। तो 2 बॉल्स ट्रांसफर करने की क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास? यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो नहीं लगेगा? नहीं, पहले ये बताए ना, कॉम्बिनेशन अभी हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन लगेगा या परमुटेशन होगी या वैसे ही हो जाएगा। ये बताएंगे 2 बॉल्स जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उनके कलर्स की। दोनों वाइट हो सकते हैं, दोनों ब्लैक हो सकते हैं, एक वाइट एक ब्लैक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, यानी इसको हम इवेंट कहते हैं, कि 2 व्हाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड टू बैग 2। इवेंट 2 हमारे पास है कि 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड। और इवेंट 3 है 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है जी। 3 पॉसिबिलिटीज है, यानी हमारा एक्सपेरिमेंट इस तरह से है, A1, A2, A3। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हम जो है 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम द बैग 1? बैग 1 में से 2 व्हाइट बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मैम 10 टाइप और रिप्लेसमेंट ही होगी ना। ये देखें, अगर हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। पहला व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की होगी 10/13। दूसरा व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब एक व्हाइट बॉल कम हो गया और एक टोटल में से भी एक कम हो गया, तो 9/12। ओके, और ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फिर? 10, 12, 9, 15/26। चेक करें, 15/26 ही आ रहा है। यस मैम।
ओके तो 15/26 इसको हम कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा रिजवान, कॉम्बिनेशन से कैसे होगा कि ये हमारे पास बनेगा कि हमने 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ द टोटल 13, तो 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ द 10 बॉल्स, उनकी क्या अरेंजमेंट्स है, डिवाइडेड बाय 13 में से अगर हमने 2 बॉल सेलेक्ट, ये चेक करें ये क्या आ रहा है, यही आ रहा है 15/26 ही आ रहा है। जी मैम। ठीक है, अब दूसरा हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, इसको भी हम हजान सुन लो मैं, ओके जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल कैसे करेंगे मारिया, पहला वाइट हो दूसरा ब्लैक हो, ये पहला ब्लैक हो दूसरा वाइट हो, यही 2 पॉसिबिलिटीज है ना, पहला वाइट और दूसरा ब्लैक हो, पहले वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/13 और ब्लैक की क्या होगी 3/12, और दूसरा इवेंट को कंसिडर करें, ये है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/13 इनटू 9/12, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों इवेंट्स हैं, या ये इवेंट या ये इवेंट यूनियन आ रही है, इसलिए हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, ये देखने ये क्या आ रहा है 30 एंड यहाँ पे हमने ये 9 नहीं है, ये 10 है ना, 10, तो ये 30/78 बन रहा है मेरे पास, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 10/26 चेक कर ले, 10/26 आ रहा है। अच्छा इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन से ज्यादा आसान होगा, कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन से, अरेंजमेंट से फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए ना, इसलिए तो हमने तो मैम दोनों फिर अरेंजमेंट दोनों, ली है, मैम दोनों को लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एक ही ले लें। नहीं प्रोबेबिलिटी तो ये है ना कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन हम ओके इसको मैम। करेंगे कंबाइन, हम यूं करते हैं कॉम्बिनेशन से इसको करते हैं कि 2 वाइट बॉल्स, एक वाइट बॉल और ब्लैक में से 3 में से एक ब्लैक बॉल 13, हम इसको ऐसे करते हैं, अब देखें ये आंसर क्या आ रहा है 10/26 मैम ये सेकंड वाली जो आपने प्रोबेबिलिटी की बनाई है इक्वेशन, ये एक दफा फिर से बता दें, ये A2 वाली। A2 वाली बेसिकली हम इसको कॉम्बिनेशन से करेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं हमने इसमें देखना है कि पहला ब्लैक है या पहला वाइट है,
हमने सिर्फ ये देखना है कि दो बॉल जो हमने ड्रॉ किए हैं बॉल्स, वो एक ब्लैक होना चाहिए, एक वाइट होना चाहिए। यानी हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि 10 में से 1 ब्लैक और 3 में से 10 में से 1 वाइट और 3 में से ब्लैक बॉल में से 1 ब्लैक बॉल हमने सेलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सी और इसके बाद C2 कॉम्बिनेशन ये बनता है। ठीक है, ये दोनों में सेम आता है। लेकिन अगर हम इसको, चूंकि हम इस तरह भी करते रहेंगे, कुछ बी सेक्शन में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी कि पहले आप यूं कराती थी फिर कॉम्बिनेशन में कराया, तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि दोनों तरीकों से आंसर सेम आता है। अगर हम इसको कॉम्बिनेशन से ना यूज करें, उसको हम यूं यूज करें कि अगर हमने दो बॉल्स ड्रॉ किए जिनमें से एक ब्लैक और एक व्हाइट है, तो उसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या इवेंट बन सकते हैं कि पहला व्हाइट हो दूसरा ब्लैक हो, या पहला ब्लैक हो दूसरा व्हाइट हो। जब पहला ब्लैक व्हाइट और दूसरा ब्लैक होगा तो एक व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 ओवर टोटल बॉल यानी कि 13 टाइम्स ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि एक व्हाइट बॉल आप सिलेक्ट कर चुके हैं, तो 3 ओवर टोटल में से एक कम कर दें 12। ठीक है, अब दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला ब्लैक हो और सेकंड वन इज व्हाइट। तो फर्स्ट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट आपके पास ब्लैक जो है वो 3 है और टोटल 13 है, 3 ओवर 13 टाइम्स, और व्हाइट बॉल क्या है, जबकि एक पहला आप ब्लैक बॉल सिलेक्ट कर चुके हैं, तो वो 10 ओवर 12 आ जाएगा। तो इन दोनों इवेंट्स को ऐड करना है क्योंकि ये दोनों इवेंट्स आपके पास बनेंगे, इन दोनों इवेंट्स की यूनियन ही इसकी आपको देगी इवेंट कंप्लीट किया आपके पास दो व्हाइट बॉल, एक व्हाइट बॉल और एक ब्लैक बॉल सिलेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है ये? जी मैम ठीक है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हम निकाल लेते हैं, यानी कि दो ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 3C2 डिवाइडेड बाय 13C2। और ये क्या आ रहा है, ये मेरे पास 1/26 आ रहा है, आप लोग चेक कर लें इसको। और इसके भी दो मेथड हैं करने के। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे A1 की निकालिए, जैसे हमने ये इवेंट की अलग से की थी, ये इस तरीके से, कि पहला एक ब्लैक हो, ब्लैक बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 ओवर 13, और दूसरे ब्लैक बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 2 ओवर 12। ये देखें, ये भी वही आ रहा है 2 6 3 4 32 1/26 ही आ रहा है ये भी। ठीक है, दोनों सेम है, तो कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं और बगैर कॉम्बिनेशन के भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास बन गई, इवेंट ए की बन गई 15 ओवर 26, इवेंट 2 की बन गई 10 ओवर 26, और इवेंट 3 की बन गई 1 ओवर 26। इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए, तीनों ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो 1 आना चाहिए, और 1 ही आ रहा है। चलें जी, अब आ जाए इवेंट सेकंड स्टेज पे। फर्स्ट सेकंड स्टेज में हमने क्या करना है कि बैग 2 में से एक बॉल ड्रॉ करनी है। ठीक है, बैग 2 में से हमने बॉल ड्रॉ करनी है। अब बैग 2 की सिचुएशन क्या है, बैग 2 में आफ्टर A1 गिवन दैट A1 हैज अकर्ड, कितनी व्हाइट और कितनी ब्लैक बॉल्स हो गई हैं आफ्टर गिवन दैट इवन A1 हैज अकर्ड। तो फिर यानी कि A1 में हमारे पास था दो व्हाइट बॉल्स हमने ट्रांसफर की हैं बैग 2 में, तब हमारे पास कितनी हो गई है 5 व्हाइट और 5 ब्लैक, ब्लैक तो उतनी रही। अब इवन 2 पे आ जाए, इवन 2 के बाद यानी कि 1 व्हाइट और 1 ब्लैक बॉल सिलेक्ट ड्रॉ करने ट्रांसफर करने के बाद बैग 2 की क्या सिचुएशन है, बैग 2 में क्या हो गया है, कितनी व्हाइट है 4 व्हाइट और 6 ब्लैक। ठीक है, और इवेंट 3 पे आ जाए, इवेंट 3 में 3 व्हाइट और A3 में कितनी व्हाइट होगी बैग में, फिर व्हाइट तो उतनी ही रही, ब्लैक हमारे पास 7 हो गई। ठीक है, ये ठीक लिखा है, चेक कर लें जरा इसको और अंडरस्टैंड भी होगी, क्योंकि अब हमने जो सेकंड हमारी स्टेज है वो है आपने बॉल ड्रॉ करनी है फ्रॉम द बैग 2, तो हम सिर्फ बैग 2 के ही यहाँ लिखेंगे क्या सिचुएशन है। जी, या प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कहाँ है, एक ये है व्हाइट बॉल, ये है और ये है, तो हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं,
this multiply by this plus this multiply by this प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इनकी प्रोबेबिलिटीज हम ऊपर लिख भी सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/10, इसकी है 5/10, इसकी है 4/10, इसकी है 6/10, इसकी है 3/10 और इसकी 7/10। ठीक है, इन सब की प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखिए जरा सब लोग अपना अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल। बहुत देर से रन होता है ये। the probability of व्हाइट बॉल, कितने तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं व्हाइट बॉल? कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी पॉसिबिलिटीज है व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने के? मैम 3। ये पूरा मैंने बताया था, ये क्या बनेगा? ये है A1 इंटरसेक्शन W, A2 इंटरसेक्शन W, A3 इंटरसेक्शन W। तो इन सब की यूनियन है तो प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी। अब हम बारी बारी इन तीनों पे मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज करते हैं, और वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन दैट A1 हैज अकर्ड, क्योंकि ये सारे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 into probability of W given that A2 has occurred, plus probability of A3 into probability of W given that A3 has occurred। तो बेसिकली मैं ये सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी 15/26, और अगर ट्री डायग्राम नहीं बनाई तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकती हूँ कि जब व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गई, जब 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गई तो फिर व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे कि चेंज हो गई, 5 व्हाइट बॉल्स होगी और 5 ब्लैक बॉल्स थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/10, और अदरवाइज आप ट्री डायग्राम से इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/26 इंटू 3/10। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 75, 40 और 3 तीनों का ऐड किया तो 118/260, और ये हो जाएगा 2 के टेबल से 59/130। तो ये है मेरा आंसर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, आसान काम था कि मुश्किल था? मैम आसान ही था। आसान ही था, क्योंकि कर लिए, हमें हमें आसान लग रहा है। वैसे तो अगर क्वेश्चन देखें तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप जब इवेंट्स को डिफाइन करेंगे, उनको प्रॉपर्ली लेबल करेंगे और ट्री डायग्राम बना लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी है कि ट्री डायग्राम जरूरी नहीं है क्वेश्चन में बनाना, लेकिन ट्री डायग्राम बना लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और लॉ आपने जरूर लिखना है कि कौन सा लॉ आप यूज करें, लेकिन ये चीज मेंशन करनी जरूरी है। डायरेक्टली नहीं कोई काम करना, यहाँ से यहाँ आप डायरेक्टली नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं पता चलता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये ऊपर आप मेंशन करेंगे ये सारा कुछ। ठीक है, और ट्री डायग्राम जरूरी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड हो, क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि ट्री डायग्राम भी साथ बनानी है, तो फिर ट्री डायग्राम बनाएंगे। और अगर डिमांड नहीं है तो आपकी अपनी मर्जी है। और दूसरा ये कि लॉ आपने जरूर मेंशन करना है, डायरेक्टली कुछ भी काम नहीं करना, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि ये है और ये है और ये है और ये है। ठीक है जी। यस मैम। जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं, रिलायबिलिटी के ऊपर है, और रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम्स। जी, क्या होती है रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम्स? रिलायबिलिटी
मैम कितना यकीन कर सकते हैं हम सिस्टम पे कि वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक काम करेगा? काम करेगा उम्मीदों के मुताबिक, और ये हम पहले ही यकीन करेंगे ना, बाद में तो हमें पता चल ही जाएगा ना, अगर हम उसको यूज कर लेंगे, एक्सपीरियंस कर लेंगे। जी मैम। यानी कि रिलायबिलिटी ये है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि ये चीज या ये जो सिस्टम है ये हमारी उम्मीदों के मुताबिक कितना काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है के मुताबिक काम कर रही है या नहीं। ठीक है, और हमारी उम्मीद क्या होगी उस चीज से, सिस्टम से, जैसे कि आपके अपने मोबाइल फोन से जी मैम जितने परसेंट उसकी बैटरी होगी। कितने परसेंट बैटरी मैम काफी सारी चीजें बाकी डिपेंड चीजें करती हैं, किस तरह का टास्क करना है, जी, रैम जो कैसी जो होगी, टास्क आप डिस्प्ले चाहते कैसा हैं होगा। कि ये बिल्कुल ये टास्क जो है वो गिवन टास्क वो परफॉर्म करे, दैट इज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, जो जो टास्क आप समझते हैं कि इसने परफॉर्म करने चाहिए उन सब की प्रोबेबिलिटी। Mechanical and electrical systems are often composed of separate components which may or may not function independently. The space shuttle, for example, comprises hundreds of systems, each of which may have hundreds or thousands of components. The components are, of course, subject to possible failure, and these failures in turn may cause individual systems to fail and ultimately for the entire system to fail. We consider in some situations how the probability of failure of a component may influence the probability of failure of the system of which it is a part. जी, हमें बताया जा रहा है कि systems which may be mechanical or electrical are composed of different components. System की reliability depend कर रही है components पे, ठीक है। ये हो सकता है कि components का failure system के failure को होगा, तो हमने यहाँ पे ये study करना है कि किन किन situations में और किस तरह से component का failure system के failure को influence करता है, right? तो reliability क्या है? Reliability of a component which can be denoted by small r can in general be thought of as the probability that it performs a certain task. Reliability of a component, reliability of a system, it is basically the probability that it performs certain task. जो भी task आप इसको assign करें उनको perform करने की probability, यानी पहले से आप उसको देख लें event के perform होने से पहले। The complement of this probability is therefore the probability that the components fail to perform the required task or the probability that the components fail. उसको complement obviously यही होगा कि component उस task को perform ना कर सके। हमारा जो भी अप्लायंस हम खरीदते हैं तो हम खरीदने से पहले बाय करने से पहले ये देखते हैं कि इस कंपनी का अप्लायंस, ये जो भी हम मशीनरी है, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं वो कितना रिलायबल है, उसके सर्टेन टास्क परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो ये बेसिकली रिलायबिलिटी इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्दर आगे चले, the reliability of a system depends on two factors: the reliability of its component part, the manner in which its components are connected. कि सिस्टम की रिलायबिलिटी बेसिकली इसके कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी पे डिपेंड कर रही है ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ साथ ये इस पे भी डिपेंड कर रही है कि कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, उनके कनेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। अब कनेक्शन किस तरह का होगा? कनेक्शन इज ऑफ टू पार्ट्स, सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हम सीरीज में कनेक्शन भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कंपोनेंट्स अगर पैरेलल कनेक्टेड हैं तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो टाइम हमारा खत्म हो गया है। इस पे से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप।